ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली सरकार शहर के मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के करीब 1074 विद्यार्थियों ने मेडिकल परीक्षा नीट में सफलता प्राप्त की और केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पेंशन विभाग की 9 वर्ष की सेवा सुशासन पर एक ई-पुस्तिका का विमोचन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी सुमन नालवा ने बताया कि कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो मामले में पुलिस ने कथित पीड़िता के पिता और पीड़िता के बयान के आधार पर मामला निरस्त करने की रिपोर्ट दर्ज की है। दिल्ली सरकार शहर के मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। ये जानकारी दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने आज दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के उच्चाधिकारियों के साथ हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में श्री आनंद ने अधिकारियों को मजदूरों के लिए विशाल पंजीकरण और जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए दिल्ली के 11 जिलों में श्रम विभाग के कार्यालयों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां मजदूरों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। श्रम मंत्री ने बताया कि शिविर में निर्माण श्रमिकों को श्रम विभाग के नए पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि वे दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम कोर्ट की सभी कार्रवाई को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाए। दिल्ली सरकार के स्कूलों के करीब 1074 विद्यार्थियों ने मेडिकल परीक्षा नीट में सफलता प्राप्त कर राजधानी को गौरवान्वित किया है। इन विद्यार्थियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रदर्शन में साल दर साल वृद्धि सरकार द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक सुधारों की प्रभावशीलता को दिखाती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों के 569 छात्रों ने तो 2021 में 496, 2022 में 648 और इस वर्ष 1074 ने नीट परीक्षा क्वालिफाई की। इस वर्ष सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 695 लड़कियां और 379 लड़के हैं। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय पश्चिम बिहार के पीयूष झा ने 100% परसेंटाइल हासिल करते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में समूचे देश में तीसरी वरीयता प्राप्त की। केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पेंशन विभाग की 9 वर्ष के सेवा सुशासन पर एक ई-पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने पेंशन भोगियों के लिए पहली बार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी से 60 सेकंड से भी कम समय में संबंधित बैंक के पास प्रमाण पत्र पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप 30 लाख पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली जमा करा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और वरिष्ठ लाभार्थियों का जीवन सुगम हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पेंशनभोगियों की संख्या कार्यरत कर्मचारियों से अधिक हो गई है और उनका अनुभव वर्ष 2047 के भारत के निर्माण में परिवर्तनकारी साबित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की नवोन्मेषी तपेदिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी साझाकरण मंच कार्यशाला यानी इनोवेटिव टीबी हेल्थ टेक्नोलॉजीज कार्यशाला को संबोधित किया।
इस कार्यशाला का उद्देश्य तपेदिक के आकलन के लिए नई स्वास्थ्य तकनीक को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में तपेदिक के मामलों में भारी कमी आई है। ये नवाचार मिशन की सफलता की कुंजी है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास स्थित एक कोचिंग संस्थान में आज आग लग गई। दमकल विभाग की लगभग 10 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे का समय लगा। हालांकि बचाव अभियान के दौरान कुछ विद्यार्थी घायल हुए हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए बताया कि दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है और सभी विद्यार्थी सुरक्षित हैं। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से पूछा है कि उसकी अनुमति के बिना इन कोचिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे मिल जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का अग्निशमन विभाग पूरी तरह से विफल हो चुका है और जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की समस्याओं की चिंता छोड़कर अब विपक्षी नेताओं को रिझाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज एक वक्तव्य में श्री भिदूड़ी ने कहा कि दिल्ली में भीषण गर्मी के दौरान पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है और मानसून आने से पहले शहर के केवल 30% नालों की सफाई हुई है। उन्होंने कहा कि नई बसें न आने से दिल्ली का सार्वजनिक यातायात दम तोड़ रहा है और बसों में प्रतिदिन आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने श्री केजरीवाल को सलाह दी कि वे केवल दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान दें क्योंकि जनता दिल्ली सरकार से बुरी तरह परेशान हो चुकी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसके अंतर्गत आज हम बहुउद्देशीय और बहुविध मंच प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। प्रगति एक एकीकृत और संवादात्मक मंच है। एक रिपोर्ट। आम आदमी की समस्याओं का निराकरण करना महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों की परियोजनाओं की देखरेख के उद्देश्य से प्रगति को बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म शुरू किया गया तब से प्रधानमंत्री हमेशा खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। प्रधानमंत्री ने अब तक प्रगति प्लेटफॉर्म की 40 से ज्यादा बैठकों की अध्यक्षता की है। पिछले बैठक में 9 महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। 13 राज्यों से जुड़े इन प्रकल्पों का कुल मूल्य 41,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की। अब तक प्रगति प्लेटफॉर्म की बैठकों में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले 300 से ज्यादा पायाभूत सुविधा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आगामी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। श्री कोटेचा ने आकाशवाणी से बातचीत में योग की बढ़ती लोकप्रियता और महत्व के बारे में विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है। वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को सुनिश्चित करने में योग का प्रचार कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अक्रॉस दी G20 मीटिंग्स, जैसे इतनी सारी 200 से ज्यादा मीटिंग होगी, 53 से ज्यादा शहरों में होगा, पूरे देश में होगी। सब जगह योग की कक्षाएं आयुष मंत्रालय की तरफ से राज्यों के साथ सहायता करके इसको आयोजित करेंगे। योग सब जगह होगा। हमने आयुष के प्रोडक्ट्स को भी शोकेस करने का सोचा है कि ये हमारी धरोहर है, तो उसको सबको पता चलना चाहिए। तो आयुष के प्रोडक्ट शोकेसिंग भी हम प्लान कर रहे हैं सभी मीटिंगों में। ये पूरा साक्षात्कार कार्यक्रम स्पॉटलाइट में रात 9:15 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 21 जून को मनाए जाने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया। इस वर्ष के योग दिवस का विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। इसका उद्देश्य वैश्विक एकता और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में योग की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन करना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 500 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो ने भाग लिया। देश का प्रतिष्ठित चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 को जुलाई में प्रक्षेपित किए जाने का कार्यक्रम है। ये प्रक्षेपण जुलाई महीने की दूसरे पखवाड़े में किया जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक समारोह के दौरान मीडिया के सवालों में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर चीजें योजना के अनुसार चलती हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 मिशन का प्रक्षेपण करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सरकार की जल समृद्ध भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के अच्छे कार्यों तथा प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। ये लोगों को पानी की उपयोगिता और जल के महत्व के बारे में भी जागरूक करने का प्रयास है। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर खाद्य तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए आयात शुल्क में तत्काल प्रभाव से कटौती की घोषणा की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय की ओर से ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर वर्तमान में लागू आयात शुल्क 17.5% को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये आज से ही लागू कर दिया गया है, जो अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगा। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। के श्रीकांत और एचएस प्रणॉय जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु हारकर बाहर हो गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली सरकार शहर के मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के करीब 1074 विद्यार्थियों ने मेडिकल परीक्षा नीट में सफलता प्राप्त की
और केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पेंशन विभाग की 9 वर्ष के सेवा सुशासन पर ई-पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।